Assalamu alaikum my all dear students, myself Bilal Saeed, and today we are going to discuss structure and function of nephron. So this one is a third lecture on this topic. First and two are also given on my channel. You can find the link in the description. Okay, so let's start discussion about the function of nephron. इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कौन सा पार्ट जो है वो किस तरह से बना होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में। अब नेफ्रॉन का जो बेसिकली फ़ंक्शन है वो है यूरिन को बनाना, यानी कि यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो मेन फंक्शन है जो कि नेफ्रॉन परफॉर्म करती है। अब यूरिन को बनाने में मेन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज़ आ फिल्ट्रेशन, नंबर 2 इज़ आ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 इज़ आ ट्यूबुलर सेक्रीशन। इन 3 स्टेप्स के गुजरने के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद यूरिन को बॉडी से यानी कि हमारे किडनी से एक्सक्रीट करके उसको आगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप के बारे में, दैट वन इज़ आ फ़िल्ट्रेशन। अब फ़िल्ट्रेशन क्या है और ये कहाँ पे होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज़ नोन एज आ बोमैन्स कैप्सूल, यानी कि और बोमैन कैप्सूल और ये हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है इनको हम लोग कलेक्टिवली एक और नाम देते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। इनको हम बोलते हैं रेनल कॉर्पसल या इनको हम मल्पीजियन बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास इसमें फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है वो ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही है, यानी कि अ सेट ऑफ कैपिलरीज़ जो हमारे पास हैं बोमैन कैप्सूल के अंदर जो मौजूद होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस के अंदर फ़िल्ट्रेशन हो रही है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसमें जो ब्लड है वो आर्ट्रियोल के ज़रिए से जा रहा होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल से इसके अंदर एंटर हो रहा है और जिससे रिमूव हो रहा होता है ये इसको हम लोग नाम देते हैं इफरेंट। तो ये हमारे पास इफरेंट है। अब इसमें फ़िल्ट्रेशन होती कैसे है इसको हम प्रीवियस डिस्कस को कर चुके हैं कि हमारे पास जो डायामीटर होता है यहाँ पे जो ल्यूमन का यानी कि जो ये हम एंट्री का पॉइंट होता है इसमें सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो इफरेंट है उसके अंदर जो डायामीटर उसका जो है वो कम होता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 50% हमारे पास इसका जो डायमीटर है इफरेंट का वो इसकी निस्बत जो है एफरेंट की निस्बत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दिस इज़ जनरेटेड बाय ब्लड, यानी कि ये जो हमारे पास ब्लड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से अंदर आएगा और वो जब आगे से बाहर इतना नहीं जा पाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नाम देंगे। अब ये हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो इसके अंदर मौजूद होता है उसकी बेसिक जो अमाउंट है वो हम कहते हैं कि हमारे पास आलमोस्ट ये होता है 60 mmHg, जो कि एक मेन प्रेशर है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कैपिलरीज से फ़िल्टर होकर बाहर आता है। यानी कि इसमें से जो भी हमारे पास मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के अलग हो जाते हैं और जो हमारा ब्लड होता है जिसको साफ़ कर दिया जाता है वो हमारे पास अलग हो जाता है। अब इस प्रेशर के अलावा भी हमारे पास प्रेशर होते हैं जो कि एक काउंटर प्रेशर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, जो एक हिंड्रेंस के तौर पे यानी कि एक रुकावट के तौर पे आ रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? यानी कि प्रेशर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का है। एक हमारे पास प्रेशर जिसको हमने बात की कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि ब्लड के यहाँ पे आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ही यहाँ पे हमारे पास फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है। अब सेकंड, यहाँ पे जो ब्लड है ब्लड के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह के हमारे पास है एल्ब्यूमिन जो कि एक मेन है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखती है। अब इन प्रोटीन्स के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे जो एक प्रेशर है वो जनरेट हो रहा होता है जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि ये जिस तरह हमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि इसके अंदर मौजूद है, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनका काम
प्रेशर को जनरेट करना है, और वो भी एक काउंटर प्रेशर होता है जो कि एक हाइंडर का या एक रुकावट का काम कर रहा होता है। अब ये इससे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ब्लड प्रोटीन्स। तो उसको हम लोग मेंशन करते हैं PO के साथ, और इसकी अमाउंट हमारे पास जो है वो 30 mmHg होती है मरकरी। अब इसके अलावा ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट निकले हैं, जो भी हमारे ब्लड से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, इनको हम नेफ्रिक प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं, या इनको हम लोग प्राइमरी यूरिन भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी ये यूरिन नहीं है, ये प्राइमरी यूरिन हमने इसलिए कहा है क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाना है और उसके बाद इसको जो है वो सिक्रीट करना है एज अ यूरिन, इसलिए हम इसको प्राइमरी यूरिन कहते हैं। अब यहाँ पे जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया है, यानी कि इसको हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ये भी एक प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहा होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो भी हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जनरेटेड बाय फिल्ट्रेट। सो इसको हम लोग नाम देते हैं PC का, और ये जो PC हमारे पास है इसकी अमाउंट भी आलमोस्ट 10 mmHg हमारे पास होती है। और इसके बाद हमारे पास जो है एक और प्रेशर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्यू टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कुछ मवाद जो कि हमारे कैपिलरीज, जो ये हमारे जो ट्यूब्यूल हैं, इनके बाहर होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। इनकी वजह से भी कुछ प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा होता है, जिसको हम लोग जो है वो इंटरस्टिशियल प्रेशर का नाम देते हैं, और ये भी एक जो है वो काउंटर प्रेशर है। तो इसकी अमाउंट भी हमारे पास 10 mmHg होती है। तो ये PC की भी 10 है, और PI जो है ये भी हमारे पास 10 mmHg मौजूद होता है। अब ये तमाम जो प्रेशर हैं, इसके साथ अगर हम लोग टोटल काउंट करना चाहें तो फिर यहाँ पे यानी कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर है वो कितना होता है, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं एक फार्मूले के साथ, यानी कि GFP, यानी कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर वो कितना है। दिस इज़ द PB मीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड माइनस PO ऑस्मोटिक प्रेशर, PC फिल्ट्रेट प्रेशर एंड PI इंटरस्टिशियल प्रेशर। यानी कि इनमें से अगर हम माइनस कर दें तो ये चूँकि हमारे पास 60 है, तो ये हमारे पास 30 + 10 इज़ इक्वल टू 10 mmHg। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है वो कितना है, वो हमारे पास 10 mmHg यानी कि मिलीमीटर मरकरी हमारे पास आ जाएगा। तो ये वो टोटल प्रेशर है जिसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप जिसमें फ़िल्ट्रेशन होती है। अब फ़िल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो होता है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो चीज़ें बाहर निकली हैं, ये जो फ़िल्ट्रेट आया है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है नेफ्रिक फ़िल्ट्रेट का या प्राइमरी यूरिन का, ये है क्या चीज़, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसकी कंपोजिशन क्या है। अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाते हैं, अमाइनो एसिड आता है, विटामिन होते हैं, इसमें कुछ आयंस होते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयंस, यूरिया, और इसमें कुछ जो है वो बाइकार्बोनेट वगैरह आयंस भी मौजूद होते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर ही हमारा प्राइमरी यूरिन बना रही हैं, और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जानी हैं। अब जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास दो तरह से हो रही होती है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन पूरे इसके नेफ्रॉन के अंदर है, यानी कि PCT, DCT, और जो हमारे पास बोमन कैप्सूल है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, इन सब के अंदर हो रही होती है। अब इसके दो मेन मैकेनिज़्म हैं, एक हमारे पास होती है कि एक्टिवली, और एक हमारे पास होती है पैसिवली। एक्टिवली जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है और एनर्जी के साथ एक्टिव अपटेक की जाती है, और पैसिवली जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। अब पैसिवली हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव करेंगे। अब पैसिव के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, इसमें ऑस्मोसिस भी है और साथ इसमें हमारे पास डिफ्यूजन भी है।
ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जो जिसके ज़रिए से अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारे पास जो है एनर्जी हमें रिक्वायर होगी और एनर्जी के साथ हमें चीज़ों को बाहर मूव करवाना होगा या उनकी अपटेक करनी होगी। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद हैं इनमें से जो वाटर है इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है ये हमारे पास पैसिवली होती है। ये पैसिवली इस तरह से कि ये ऑस्मोसिस के ज़रिए से बाहर आता है, जबकि ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड हैं और जो विटामिन्स हैं और जो हमारे पास ये आयंस हैं इनकी जो अपटेक होती है वो हमारे पास एक्टिवली होती है। इसमें जो क्लोराइड आयंस होते हैं ये सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव करते हैं, बाकी हमारे पास जितने भी हैं वो सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ही मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरह से होगी। अब एब्जॉर्प्शन होती कैसे है कि जो हमारे पास पहले हमारे पास मौजूद होता है PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड हैं और जो हमारे पास ग्लूकोज है इसको 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब आ जाती है। ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर आता है, चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज़ अ ओनली परमिएबल फॉर वाटर एंड दिस इज़ अ इम्परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। और जो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है या असेंडिंग लिम्ब है इसकी ये परमिएबल होती है पोटाशियम आयंस के लिए और इसके साथ साथ सोडियम आयंस के लिए। तो इसमें से जो रीएब्जॉर्प्शन है वो सोडियम और पोटाशियम आयंस की होती है। जबकि ये हमारे पास जो DCT है यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे कुछ अदर जैसे कि हमारे बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं इनका भी एक्सचेंज होता है, यहाँ कुछ एब्जॉर्प्शन होती है। और लास्ट वन हमारे पास आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें ये हमारे पास आ गई कलेक्टिंग डक्ट। इसमें से जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो हमारे पास होती है वाटर की। सो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो करवा रहा होता है। अब यहाँ पे जब हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे जो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट थे इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो हम कहते हैं कि वो आइसोटोनिक होती है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे यहाँ पे मूव करता है, चूँकि इसमें से वाटर निकाल लिया जाता है, तो जब ये नीचे लूप ऑफ हेनले के अंदर पहुँच जाता है तो इस वक्त इसकी जो कंसनट्रेशन है ये हाइपरटोनिक हो जाती है, यानी कि इसमें अब वाटर कम हो गया है और अब सोल्यूट ज़्यादा हो गया है। और जब ऊपर को ये मूव करता है जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है उसके ऊपर जब मूव करेगा तो यहाँ पे चूँकि सोडियम और पोटाशियम जो है ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे आते आते यानी कि DCT में आते आते ये दोबारा से आइसोटोनिक हो जाता है। तो PCT और DCT के अंदर आलमोस्ट आइसोटोनिक होती है, और जबकि हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है इसमें जब नीचे पहुँचता है तब यहाँ पर हमारे पास हाइपरटोनिक इसकी होती है। इसके बाद जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है तो वो हमारे पास बेसिकली यूरिन होता है, जिसके अंदर से कुछ वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसको बाकी भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा मेन स्टेप आ जाता है दैट वन इज़ अ ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब कुछ ना कुछ इसके अंदर ट्यूबुलर सेक्रीशंस को ऐड किया जाता है। अब ये जो ट्यूबुलर सेक्रीशंस हैं उनमें कौन सी मेन चीज़ है जो कि इसके अंदर ऐड की जाती है, वो बेसिकली वो हमारे पास है H+ आयंस। अब ये हमारे पास जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इनका काम होता है कुछ एक्सचेंज करवाना। ये कैसे करवाते हैं कि ये हमारे पास जो मौजूद एफरेंट आर्टरियूल है ये डिवाइड होता है कुछ कैपिलरीज़ के अंदर, और यहाँ पे ये एक और कैपिलरीज़ बनाती हैं जिन्होंने इंसर्कल किया हुआ होता है DCT को, और यहाँ पे हमारे पास आने वाली PCT एंड DCT। और इसके बाद ये एक नीचे को एक्सटेंड डाउन होती हैं और यहाँ पे एक वेसल का एक लूप बना रही होती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं वेसा रेक्टा का। तो ये हमारे पास वेसा रेक्टा के ज़रिए से और जो ऊपर हमारे पास मौजूद थी ये देखें जी, ये हमारे पास आ जाती है जी वेसा रेक्टा। अब ये वेसा रेक्टा के ज़रिए से यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है, बाकी हमारे पास जो है इनके ज़रिए से हो रही होती है। अब यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं इनको हम लोग नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर। और यहाँ पे ये जो लूप बना रही होती हैं इसको हम लोग नाम देते हैं वेसा रेक्टा। अब ये जो हमारे पास
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ हैं। अब यहाँ पे जो पीसीटी है वो ये काम करती है कि इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में से कुछ सेक्रीशंस को ऐड करवाती है, और वो कौन सी होती हैं जिसमें हमारे पास मेनली H+ आयंस आ जाते हैं। इनके अलावा अमोनिया या हेपरिन होती है, जिनको ये हमारे जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उनके अंदर एंटर करवा देती है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है, पीसीटी भी यहाँ पे कुछ करवा रही है और डीसीटी, ये दोनों ही ये काम करती हैं जो कि ट्यूबुलर सेक्रीशन को ऐड करने का काम है, कि ये H+ आयंस वगैरह जो होते हैं उनको फिल्ट्रेट के अंदर ऐड करवाते हैं, जिनका बेसिक मकसद जो है वो पीएच को मेंटेन करना होता है। और जो ब्लड की पीएच है ये 4 पॉइंट समथिंग से 7 पॉइंट समथिंग तक होती है, तो इस रेंज के अंदर मेंटेन करने के लिए H+ आयन जो हैं इनको ऐड किया जाता है, और ये जो फंक्शन है ये पीसीटी और डीसीटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और इसको भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से आगे इसको भेज दिया जाता है रेनल पैलोस में, और रेनल पैलोस से फिर यूरेटर के ज़रिए से इनको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है। सो दिस वन इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज़ हाउ अ नेफ्रॉन work and how a nephron make a structure of a kidney. So thank you so much. If you have any query you can ask me in a comment section. So thank you. Allah Hafiz.